हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई यार पूरे मन से कर रहा होगा। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था इंटरफ्रेंस क्या होता है। इंटरफ्रेंस में मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक कोहेरेंट वेव्स जब सेम लाइन के तरफ यदि ऑलमोस्ट सेम लाइन की तरफ यदि ट्रेवल करता है तो आफ्टर सुपरपोजिशन अल्टरनेट पॉइंट्स पर मैक्सिमम 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 मिनिमम होते जाएगा। इसी फिनोमेनन को मैंने बताया था ये इंटरफेरेंस। इसको क्या मैंने बोला था? इंटरफेरेंस। क्लियर। और इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला मैंने लिखा था और एम्पलीट्यूड का भी लिखा था। एम्पलीट्यूड का क्या आया था? रूट अंडर, जैसे वेक्टर में आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हो उसी तरह यहां पर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, where phi is the phase difference between the waves. where phi क्या है? फेज डिफरेंस। क्लियर है ना? चलो, इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या डेराइव किया था? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और cos फाइव रूट से बाहर था। यही था ना? अब यहां पर ध्यान दो, जब एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा तब क्या होगा? इफ A1 बराबर A2 बराबर A से मान लिए कह दिए क्या हो जाएगा? A बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव, यही होगा ना? तो यहां से 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस फाइव। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो? तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2, यही होता है ना? बाहर आएगा तो 2a कॉस 5/2। ऐसा इसलिए कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 वाला हटा दो तो क्या हो जाएगा? सम में बाई 2 लग जाएगा। यहां भी बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। तो यही देखो ना, 1 प्लस कॉस फाइव है तो इसको इधर लागू तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर tan के टर्म वाला जो है फिजिक्स में यूज नहीं आता, इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। क्लियर। चलो, तो ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। तो इसको रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इसको ए आर मान लो, आर फॉर रिजल्टेंट, नहीं तो फिर दोनों कंफ्यूजन हो जाएगा ना ये। क्लियर। ये रहा आपका रिजल्ट। क्लियर है। तो जब दोनों सेम होगा तो डायरेक्ट इससे भी बना सकते हो। हम तो बोलेंगे क्या है तो फालतू के ये फॉर्मूला याद रखोगे, बराबर होगा तब बराबर पुट कर दिया जाएगा। क्लियर। चलो, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इफ I1 बराबर I2 बराबर I0 से देन क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos फाइव। फाइव cos फाइव क्या है? रूट से बाहर। इसके जगह I0 प्लस I0 रूट cos फाइव। रूट से हटेगा तो I0 हो जाएगा। ये I0 प्लस 2I0 4I0 इंटू cos फाइव, ये I हो गया। क्लियर। अब यहां पर क्या करेगा? I मैक्स, I का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? जब cos फाइव का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा 4 आएगा। क्लियर है ना? मिनिमम इंटेंसिटी जब cos फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा?
जीरो। नहीं, इंटेंसिटी निगेटिव मतलब यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो आई मिनिमम जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका -1 वैल्यू ले लेना, नहीं, इंटेंसिटी निगेटिव होगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जीरो। उसी तरह यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, 2a, मिनिमम a माइनस ए जीरो, तो a मैक्स यहाँ पर हो जाएगा और a मिनिमम जीरो। कब, जब दोनों बराबर रहेगा तब। क्लियर है। अपोजिट में क्या होगा, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट ना, तो एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो दोनों एम्पलीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, दोनों ऐड है, यानी 2a, मैक्सिमम वैल्यू 2a। इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होता है, 4I0 होता है। क्लियर। अब चलो मैं दिखा रहा हूं रिलेशन बिटवीन, ऐसे पहले भी मैं बता दिया हूं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इसके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन देखने के लिए यहां पर ध्यान दो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वेव है, नहीं, एक इनको स्ट्रिंग को आपने बांधा था तो आपको ऐसा दिखाई दिया था। क्लियर। अब यहां से ध्यान दो, इधर यदि इसको जीरो मानते हो, इधर एक्स एक्सिस मानते हो, उधर वाई एक्सिस, तो यहां से यहां तक ये तो पाई होगा और ये 2 पाई हो जाएगा। नहीं, तो एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, एक वेव, ये डिस्टेंस लेमडा भी मैंने बोला था, तो लेमडा क्या है, पाथ डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। फेज डिफरेंस जब भी कहेगा ना तो एंगल का डिफरेंस लेना है। किसका लेना है, एंगल का डिफरेंस लेना है बच्चा। और पाथ डिफरेंस कहेगा मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस। क्लियर है, लेंथ का, तो इसका जीरो, इस पार्टिकल का कितना डिस्टेंस लेमडा, तो पाथ डिफरेंस लेमडा माइनस जीरो। क्लियर। अब चलो मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल मैंने यहां लिया, पी पॉइंट, इसका जो है पाथ का डिफरेंस एक्स डिस्टेंस पर माना, अब फेज कितना मान लिया, 5, एंगल कितना 5। अब यहां पर ध्यान दो, दोनों में रिलेशन हमको देखना है। तो पाथ डिफरेंस यदि लेमडा है तो फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस कितना है, 2 पाई। जब पाथ डिफरेंस 1 है तो एंगल का डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा। जब पाथ डिफरेंस x है तब क्या होगा, यही डेल्टा x का वैल्यू मैंने माना x, ये डेल्टा फाई का वैल्यू मैंने माना फाई। डेल्टा का मतलब चेंज। क्लियर। तो चेंज कैसे निकालोगे, इसका में से इसको घटा दो तो x माइनस जीरो, तो x पाथ डिफरेंस में 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। क्लियर। 2 पाई बाई लेमडा को k मैंने माना था, याद है, 2 पाई बाई लेमडा को क्या माना था, k इज प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर मैंने बताया था कि नहीं। चलो तो देखो राइट साइड क्या है, फेज डिफरेंस है, इधर क्या है, पाथ डिफरेंस। इधर आप लिया है पाथ डिफरेंस, इधर फेज का मतलब एंगल का डिफरेंस। क्लियर। तो फेज और पाथ का रिलेशन क्या हो गया, यही फेज डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस बराबर फेज डिफरेंस बराबर, इसको 5 मैंने माना, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। हो जाएगा ना, 5 की जगह डेल्टा 5 भी लिख सकते हो। डेल्टा 5 फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। चलो अब यहां पर ध्यान दो, इधर फाइनल एक्स था, इनिशियल जीरो, 2 पाई बाई लेमडा, सॉरी ये फाइनल फाइनल माने हैं 5 माइनस जीरो। यहां देखो ना जी,
इस पार्टिकल का कितना 5 और इसका 0, तो 5 माइनस 0। इधर डिस्टेंस x था और दूसरा पार्टिकल का 0, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। इसको kx लिखे थे, क्लियर। इसका मतलब कि k में x से गुना करोगे ना तो एंगल देगा, k में x से गुना करोगे तो क्या देगा एंगल। ऐसे फार्मूला फेज और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन ये याद रखना, क्लियर। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन हो गया, और k में x से गुना करोगे तो क्या दे देगा एंगल देगा। इसलिए मैंने बोला था कि एंगल प्लस माइनस kx करने का मतलब कि kx ऐड करोगे तो ग्राफ शिफ्ट करेगा किधर लेफ्ट साइड, और घटाओगे तो किधर शिफ्ट करेगा राइट साइड, बताया था ना। इसलिए kx घटाओगे तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव और t का कोफिशिएंट पॉजिटिव। जब अपोजिट साइन होता है तो ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब kx ऐड करोगे तो x और t का साइन कोफिशिएंट क्या होगा, x और t का कोफिशिएंट क्या होगा, दोनों सेम साइन होगा, तो ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब देखो रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस जैसे अभी पीछे आप देखा था उसी तरह यहां देखना। चलो देखो, लेफ्ट साइड किसको रखना चाहते हो, पाथ डिफरेंस को, डेल्टा एक्स। इसका यूनिट मीटर होना चाहिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए मीटर। अब यहां पर ध्यान देना, चल देखो, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो, टाइम पीरियड बोलते हो कि नहीं। एक ऑसिलेशन एक बार ऊपर गया एक बार नीचे, टाइम टी। तो इसके और इसके बीच का टाइम डिफरेंस डेल्टा टी मान लो। नहीं, तो पाथ डिफरेंस लेमडा है तो टाइम डिफरेंस टी है। उसी तरह इसको निकालो, पाथ डिफरेंस देखो मैं यहां पर कर देता हूं, जब पाथ डिफरेंस लेमडा है तो टाइम डिफरेंस क्या डेल्टा टी, या ऐसे भी लिख सकते हो जब टाइम डिफरेंस टी है। नहीं, लेफ्ट साइड किसका रखना चाहते हो लेमडा रखो, पाथ डिफरेंस लेमडा है तो टाइम डिफरेंस टी, तो 1 में टी बाई लेमडा। जब पाथ डिफरेंस 1 होगा तो इतना, जब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होगा तब टी बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इधर क्या हो जाएगा टाइम डिफरेंस। जब टाइम डिफरेंस क्या लिख रहे हो बोलो, ये फॉर्मूला। अब इसी को डेल्टा एक्स यदि लेफ्ट साइड रखोगे तो कितना हो जाएगा, लेमडा को ढकेल दो, हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो डेल्टा एक्स बराबर, देखो इसका यूनिट क्या होगा। अब यदि ये नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐसे याद रखो, इसका यूनिट क्या होता है मीटर यार। यहां पर क्या होगा, चाहे तो लेमडा ऊपर होगा नहीं तो टी ऊपर होगा। तो यदि लेमडा को ऊपर करते हो तब तो इसका यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, वैलिड है। और इस टी का यूनिट सेकंड होता है, तो यहाँ डेल्टा टी से गुना कर लो, सेकंड सेकंड कैंसिल। देखो तो यही रिजल्ट आया था ना, लेमडा बाई टी डेल्टा टी। क्लियर। तब इसको रट्टा मत मारना, और मान लेते हैं गलती से आप लिख देते हो ऐसा, इसका यूनिट मीटर और टी को ऊपर लेमडा नीचे कर दोगे तो जानते हो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना तो तय कि डेल्टा एक्स ऊपर है तो डेल्टा टी भी ऊपर, यहां पलट दिया तो इसका सेकंड इसका सेकंड, सेकंड स्क्वायर और नीचे मीटर, सेकंड स्क्वायर पर मीटर कभी भी डेल्टा एक्स का यूनिट होगा नहीं होगा ना। तो डेल्टा एक्स का यूनिट क्या होना चाहिए मीटर या सेंटीमीटर। क्लियर।
इसलिए ये इनवैलिड फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला तुमको ये याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी इज द टाइम डिफरेंस और डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। क्लियर? तो ये भी फॉर्मूला याद रखना। याद क्या रखना है आपको ट्रिक्स में बता दिया। तो जितना फॉर्मूला सबको याद रखने का मेन ट्रिक्स याद रखना, यही मेन चीज होता है। तो जितना फॉर्मूला है सबका मैं ट्रिक्स बताते जा रहा हूं। क्लियर? अब चलो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। चलो आप ही बताओ क्या लिखें। किसको लेफ्ट साइड रखना चाहते हो? चलो डेल्टा टी को रख दो। तो डेल्टा टी का यूनिट सेकंड होना चाहिए। अब फेज और टाइम का रिलेशन है, तो फेज डिफरेंस जब 2 पाई होगा तो टाइम कितना है? 1 टाइम पीरियड टी। अब इसी टी और 2 पाई में ऊपर नीचे कोई होगा, बात समझ गए ना? तो डेल्टा टी का यूनिट सेकंड होता है, तो निश्चित रूप से टी ऊपर होगा कि 2 पाई ऊपर होगा? टी ऊपर होगा, तब ना सेकंड होगा। 2 पाई नीचे। अब देखो इसका यूनिट रेडियन, तो रेडियन को कट करने के लिए यहां एंगल से गुना कर दो। तो दिस इज फेज डिफरेंस एंड दिस इज टाइम डिफरेंस। इसका यूनिट सेकंड है, रेडियन कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। और एन इक्वल। क्लियर? ये हो गया रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्लियर है? इसके जगह डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हो। कब? जब इनिशियल 0 होगा। 5 माइनस 0 5। पीछे मैंने देखा भी। डेल्टा टी के जगह फाइनल टी इनिशियल 0 होगा तो टी माइनस 0 वो भी टी हो सकता है। क्लियर? चलो तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। क्लियर? अब चलो मैं आगे दिखाने जा रहा हूं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है। एससी वर्मा का मैं 12 तक बना चुका था। आप लोग जितना बार वीडियो देख करके, जो लोग क्लास नहीं करो, वीडियो देख करके बारी बारी उसको रिवाइज करो, उसके बाद देखो चैप्टर का मजा आएगा। पूरा दुनिया का क्वेश्चन तुमसे बनेगा। ईमानदारी से केवल कर लेना। कहता है ए वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सी आपको दे दिया है। जैसे जैसे क्वेश्चन में डेटा बोलेगा वैसे वैसे आप लेते चलना। सब यहां नोट कर लो। आगे क्या कहता है? causes each particle of a string to oscillate with time period of 20 मिलीसेकेंड। मतलब कैपिटल टी आपको दे दिया है 20 मिलीसेकेंड। मिलीसेकेंड मतलब 20 क्रॉस 10 टू द पावर -3 सेकेंड। यही है ना? अब आगे देखो क्या करता है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? तो वेवलेंथ आपसे डिमांड कर रहा है क्या होगा? आप खुद समझो। टी मालूम है तो फ्रीक्वेंसी पता हो गया, 1/t निकालोगे, यानी 1/20 इंटू 10 टू द पावर -3। ऊपर जाएगा तो 1000 नहीं है बाई, यानी 50 HZ हो जाएगा। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लियर? 50 HZ। अब बताओ फ्रीक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, क्या फॉर्मूला जाता है? C इक्वल टू न्यू लेमडा। जानते हो? आपसे ए में वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो यहां से वेवलेंथ फाइंड कर लो। तो लेमडा शुड बी इक्वल टू C बाय न्यू। C इज व्हाट? C इज 10 एंड न्यू इज 50, 0.2 मीटर। जिसको सेंटीमीटर में आंसर देना चाहते हो तो 20 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्लियर? ए का आंसर हो गया। अब आगे देखो क्या करता है। बस डेटा लिखो और फॉर्मूला केवल याद रखना। फॉर्मूला याद रखने का मैं
ट्रिक्स सब जगह बता दिया हूं, कैसे याद रखोगे। चलो आगे देखो, कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 1.5 mm एट सर्टेन इंस्टेंट, कहता है किसी समय किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 1.5 mm है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट एट द सेम इंस्टेंट। चलो देखो, बी में कितना डिस्टेंस पर कहा है, 10 सेंटीमीटर पर अवे फ्रॉम इट, मतलब ये आपको दे दिया है पाथ डिफरेंस। ये क्या दे दिया है, पाथ डिफरेंस दे दिया। क्लियर है ना। अब आगे देखो, चलो तो ये पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन मैंने बताया था, फाई बराबर, मैंने बोला था डेल्टा फाई लिखो या फाई लिखो, 2 पाई बाई, देखो इसका यूनिट रेडियन, तो इधर भी रेडियन, तो 2 पाई ऊपर होगा कि लेमडा ऊपर होगा, 2 पाई ऊपर, तो लेमडा नीचे इंटू डेल्टा एक्स, तो मीटर मीटर कैंसल। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दो, 2 पाई, लेमडा कितना है, ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में पुट कर दो, 20 सेंटीमीटर आया था, ये 10 हो गया, कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब भी आएगा, तो क्या मैंने बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस मैंने 2 तरह के बताया था, एक कंस्ट्रक्टिव बताया था, दूसरा डिस्ट्रक्टिव बताया था। कंस्ट्रक्टिव में इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, लेकिन फेज डिफरेंस क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो फेज डिफरेंस पाई मतलब क्या होगा, दोनों एंटी फेज में होगा, नहीं, दोनों क्या होगा, एंटी फेज। एंटी फेज मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट, पोजीशन सेम। पोजीशन सेम कहने का मतलब मेन पोजीशन पर है तो वो भी मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पर है तो वो भी एक्सट्रीम। क्लियर। और पोजीशन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट, नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो चलो देखो इधर, कहता है कि पार्टिकल का, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ था, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 1.5 mm एट सर्टेन इंस्टेंट, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट सेम इंस्टेंट। आप खुद समझो, यही है ना। एंटी फेज में मतलब कि मान लो पोजीशन सेम, तो मान लो कि इस पोजीशन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट 1.5 है, तो इसी का सेम पोजीशन यहां पर होगा, ये भी 1.5, मतलब जितना यहां से ऊपर इधर उतना है यहां से नीचे इधर। तो इसका नीचे है तो निगेटिव और इसका ऊपर है तो पॉजिटिव, एंटी फेज। क्लियर है ना। तो चलो देखो, इसका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, मैंने लास्ट क्लास मैंने बताया था कि यदि ये इधर मूव करे तो ये पार्टिकल का मोशन नीचे, यहां से ऊपर उठेगा यानी पल्स आगे बढ़ेगा, तो ये उठेगा, पीछे वाला गिरेगा, तो इसका मोशन का डायरेक्शन इधर नीचे, और यहां फिर पलट जाएगा, नहीं। अब देखो तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर, इसका नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है। क्लियर है ना। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपोजिट है। और स्पीड दोनों का क्या होगा, सेम होगा यार, क्योंकि पोजीशन सेम है। नहीं,
ये जितना यहाँ से ऊपर है उतना ही यहाँ से नीचे है। ऐसे पोजीशन यहाँ पर क्या है, अपोजिट, एक ऊपर तो एक नीचे। दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी क्या है, अपोजिट है। पोजीशन से मतलब एक्सट्रीम पे रहते हैं दोनों एक्सट्रीम, पोजीशन मीन पोजीशन पर रहते दोनों मीन पोजीशन। पोजीशन से मतलब ये कहा गया था। क्लियर? तो निश्चित रूप से उसका y1 का प्लस में है 1.5 mm, तो इसका y2 का -1.5 mm होगा। क्लियर? यदि इसको चेक करना चाहते हो तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया है, पाई। नहीं, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई है। तो एक का यदि इक्वेशन इतना रखते हो a sin ओमेगा टी, तो निश्चित रूप से दूसरा हो जाएगा a sin ओमेगा टी प्लस पाई। दोनों के बीच का देखो फेज डिफरेंस पाई है कि नहीं, अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, पाई। इसमें से इसको घटाओ एंगल को, ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी, तो पाई फेज डिफरेंस आ रहा है ना। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ए साइन ओमेगा टी के जगह आपको दिया हुआ है कितना, 1.5 mm, तो इसके जगह -1.5 mm सोल्व करना चाहते हो तो ऐसे सोल्व करो। क्लियर? ये बाई 2 हो गया। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना, पाई है। अभी आया था ना कि फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा, मोर माइनस लेस। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, देखो तो पाई आया। क्लियर है? तो चलो इसका कितना आ जाएगा, -1.5 mm। यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो। दो पार्टिकल एंटी फेज में कब पाया गया था, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट, स्पीड क्या होगा, सेम होगा। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पोजीशन सेम होगा और स्पीड भी सेम होगा। पोजीशन सेम कहने का मतलब मीन पर है तो मीन पर दोनों होगा, एक्सट्रीम पर है तो एक्सट्रीम में, बीच में है तो बीच वाला में। क्लियर? चलो इसके बाद देखो, इसके बाद देखना, आंसर देखना चाहते हो, देख लो। 13 मैं बना रहा था, एम्पलीट्यूड है 20 सेंटीमीटर और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया -1.5, क्योंकि एंटी फेज में था। सेम फेज में रहता तो उतना ही आ जाता है आंसर, कितना, 1.5। क्लियर? चलो, तो सेम फेज एंटी फेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो क्या कहता है। ये भी एससी वर्मा क्वेश्चन है। तो एससी वर्मा में क्या देख रहे हो, कोई खास जान नहीं है। यदि आप ढंग से पढ़ते हो कोई खास जान नहीं। कहता है ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर वेज, इसका वजन दे दिया है 5 ग्राम। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, ये दोनों दिया है क्या, म्यू निकालने के लिए। मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना है 5 ग्राम, ग्राम को केजी में, सबको ऐसा यूनिट में कर लेना। 64 सेंटीमीटर को 100 से भाग दोगे तो 64/100, 100 ऊपर चल जाएगा ना, कितना हो जाएगा बोलो, 0.5/64, यही आएगा ना। नेक्स्ट, फोर्स दे दिया, यानी टेंशन कितना, 8 न्यूटन। टेंशन फोर्स होता है यार, स्ट्रिंग में टेंशन दिया हुआ 8 न्यूटन। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो C बराबर रूट अंडर क्या पढ़ते हो, T/μ। T का वैल्यू 8, ये है 0.5/64, तो 64 ऊपर चला जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, 64 × 8 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसको डेसिमल हटाना दो तो 5 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। क्लियर? 5 × 2 = 10, 8 × 2 = 16, तो 64 × 16, 64 का रूट क्या जानते हो, 8, 16 का 4, मतलब 32 मीटर पर सेकंड। सब ऐसे में लिया मुझे,
तो आंसर हो जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। सी निकल गया। क्लियर है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। जैसे जैसे कहेगा डेटा लिखते जाओ, बना दो। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, उसी तरह आईआईटी में भी क्वेश्चन देखोगे ना तो एडवांस का बहुत लेंथी कर देता है, लेकिन बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखो क्या करता है। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है। तो बोलोगे कि सर ये तो पल्स है, तो 20 से ज्यादा ना होगा। अरे गिटार देखे हो ना, उसको क्या स्ट्रिंग पर इस तरह जर्क करते हो तो इतना ऊंचा हो जाता है, बहुत स्लाइटली, दिखता भी, पता भी नहीं चलता है। ये बहुत नीचे, ये दिखने के लिए तुमको इतना बड़ा कर दिया है। क्लियर? अब क्लियर हो गया कि लगभग 20 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। हल्का जर्क हुआ है यार। कहता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ। लो म्यू दे दिया है, म्यू दे दिया है 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसको ऐसा यूनिट में 0.4 ग्राम को केजी में और सेंटीमीटर को मीटर में 100 से भाग दोगे, ऐसा होगा। ये केजी पर मीटर हो गया। ये घटा दोगे तो 0.04, 2 ये घटेगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। इतना केजी पर मीटर। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर? अब इसके बाद ये ऐसा यूनिट में आपको दिया हुआ है। कहता है एंड इज केप्ट अंडर टेंशन 60 न्यूटन। टी का वैल्यू 60 न्यूटन दे दिया है। अब बताओ, तुमको यहां से सी नहीं निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा यार। तो सी तो यहां से निकाल सकते हो, रूट अंडर टी बाई न्यू कर लोगे। कितना हो जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 0.04 ऊपर 1600 कर ना दो, 4 से काट दो 400, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। सब ऐसे भी लिया मुझे। क्लियर? अब आगे देखो क्या करता है। यहां तक तो काम हो गया, यहां तक पहले काम कर लिए। इसी तरह एग्जाम में भी करना है। एक लाइन पर और डेटा लिखता जाओ और जो निकालना है वो निकालते जाओ। क्या करता है? कहता है ए वेव पल्स, इसी को पल्स में एक बार इस तरह जर्क दोगे तो पल्स होगा। ए वेव पल्स इज प्रोड्यूस एट टी बराबर 0 नियर एन एंड, यानी वेव पल्स एक तरह वेव है यार, वही एक बार ऐसे किया है। टी बराबर 0 नियर एन एंड एज शोन इन फिगर, देख रहे हो ना, व्हिच ट्रेवल्स टुवर्ड्स अदर एंड। क्लियर? कहता है कि व्हेन विल द स्ट्रिंग हैव द शेप शोन इन फिगर अगेन, मतलब अभी जो दिखाया हुआ है फिगर, ये दोबारा कितना टाइम के बाद गेन करेगा। तो आपको क्या मैंने बताया था कि जब फिक्स्ड एंड होता है, यानी बंधा हुआ रहता है, तो मैंने बोला था ना कि दौड़ते हुए जा रहे हो, गेट बंद है तो हेड में चोट लगेगा, चोट लगेगा तो हेड आपका नीचे हो जाएगा। याद है जो कहानी सुनाए थे ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव का। तो यहां पर जैसे क्लोज एंड है, बंधा हुआ है, टकराएगा तो इसको चोट लगेगा यार, तो हेड नीचे हो जाएगा। तो निश्चित रूप से टकराएगा तो हेड नीचे हो जाएगा, ऐसा। क्लियर? अब फिर यहां से आएगा, फिर यहां देखो बंधा हुआ है, फिर टकराएगा तो फिर ऐसा बन जाएगा। तो यही आपसे न कर रहा है कि दोबारा फिगर में जो शेप दिखाया गया है, दोबारा गेन करने में कितना टाइम लगेगा। तो यार यहां से ये वेव ऐसे गया, फिर आया, तो टकरा करके फिर वही गेन कर लिया। इसका मतलब कितना डिस्टेंस गया? 20, अब 20, 40 सेंटीमीटर जाने के बाद दोबारा से गेन करता है। यही तो पूछ रहा है। तो टाइम कितना लगा होगा? तो टी बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना डिस्टेंस हुआ होगा? एल गया, एल आया। इसका मतलब कि 20 + 20, ये सेंटीमीटर में है जी, तो मीटर में 20 को क्या लिखोगे? 0.2 नहीं, डिवाइडेड बाय स्पीड 20, सब ऐसे यूनिट में। तो 0.4/20 मतलब कितना? 0.02 सेकेंड।
आंसर हो गया। इतना सेकेंड के बाद वो दोबारा गेन कर लेगा। क्लियर है? चलो ठीक है यहां तक। अब आगे देखो, बी में कहता है स्केच द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम हाफ ऑफ डेट फाउंड इन पार्ट ए। यानी ए में जो टाइम आया है ना उसका आधा टाइम पर स्ट्रिंग का शेप ड्रॉ करना है। तो आधा टाइम पर ऐसा होगा शेप। अरे यार यहां से यहां गया, आधा टाइम पर ऐसा होगा। मतलब बी में आधा टाइम पर शेप हो जाएगा इस तरह का। बोलो होगा कि नहीं? क्लियर? ऐसे आएगा आधा टाइम पर, मतलब 0.01 सेकेंड पर। क्लियर? देख लो एससी वर्मा का क्वेश्चन है। आप लोग क्या करोगे, एकदम देखोगे लंबा क्वेश्चन, मैदान छोड़ के भाग जाओगे। यार कोई ज्ञान नहीं है। अब बताओ जितना मैं पढ़ाया हूं उससे एक लाइन बाहर है क्या? नहीं। तो इसलिए जितना मैं पढ़ाया हूं एकदम उसको मत दो। अब मथने के बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। एससी वर्मा बनाओ, यूरोप बनाओ, आईआईटी का क्वेश्चन बनाओ, सब बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूं। ये भी एससी वर्मा का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो। और मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, उसको एक बार रिवाइज कर जाओ। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, यदि ये थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता कि टकराएगा तो इन्वर्ट करेगा, जहां पर फिक्स रहेगा टकराएगा तो इन्वर्ट करेगा, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बनता क्या? नहीं बनता। इसलिए थ्योरी हाथ में होना बहुत जरूरी है। ये बारी बारी मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? चलो अब आगे देखो। क्वेश्चन तो देखने से इतना लंबा है कि मैदान छोड़ के लोग भाग जाएगा। चलो पढ़ो। कहता है ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, मतलब म्यू दिया हुआ है, एंड ए टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज टाइड टू ए फिक्स्ड वॉल। फिक्स्ड वॉल से टाइट है, टाइट किया हुआ है, बांधा हुआ है। इसका मतलब वहां से टकराएगा तो इन्वर्ट करेगा। एट वन एंड, कहता है कि एक एंड पर वॉल से बांध दिया, देख लो। आगे क्या कहता है? एट वन एंड एंड टू ए फ्रिक्शनलेस रिंग एट अदर एंड। दूसरे साइड पर ये फ्रिक्शनलेस रिंग है। रॉड भी फ्रिक्शनलेस, ये भी फ्रिक्शनलेस। ऐसा मैं आपको फिगर दिखाया था, याद है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव में जाकर के देखना। कहता है द रिंग कैन मूव ऑन ए वर्टिकल रॉड। रिंग जो है वर्टिकल रॉड पर मूव कर सकता है। ये वेव पल्स इज प्रोड्यूस, ये एक पल्स देखो बनाया है, ऑन अ स्ट्रिंग व्हिच मूव्स टुवर्ड्स द रिंग एट अ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सी दे दिया है और वहां म्यू दिया हुआ है। क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहता है द पल्स इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज। जैसे आपको मैं काट दूंगा बीचों बीच, दोनों पार्ट सिमेट्रिक होगा। देखो इस लाइन के सिमेट्रिक है कि नहीं? दोनों तरफ सिमेट्रिक है। क्लियर? अब आगे देखो क्या कहता है। मैक्सिमम के सिमेट्रिक है, which is located at a distance 20 centimeter from the end joined to the ring। यानी जहां पर रिंग बंधा हुआ उसे देखो 20 सेंटीमीटर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। बस फिगर के बारे में इतना भाषण दिया है। ए में देखो क्या करता है। एज्यूमिंग दैट वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंड्स विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी बिना लॉस ऑफ एनर्जी का। तो बिना लॉस ऑफ एनर्जी का कब होगा? जब फ्रिक्शनलेस होगा। फ्रिक्शनलेस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया, रिंग भी फ्रिक्शनलेस है, रॉड भी फ्रिक्शनलेस है। विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्ट्रिंग टू रीगेन इट्स शेप। कहता है दोबारा ये शेप गेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे अभी पीछे देखे थे, तो ये शेप गेन करने के लिए देखो पहले तो यहां से यहां गया होगा। अब ये रिंग जो है ना,
फ्रिक्शन लेस रॉड पर ये मूव कर रहा है। तो आपको इस तरह मैंने बताया था कि यदि रिंग इस तरह फ्रिक्शन लेस रॉड पर होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बताया था, जाकर के देखना, यहां एनर्जी लॉस कुछ होगा नहीं, ये फ्रिक्शन लेस है, ये वेव पल्स आएगा और इसको रिंग को जैसे बोलेगा वैसे ऑसिलेट करेगा। आप खुद समझो, आप गेट से बाहर निकलोगे, कोई आपसे सीधा से बात कर रहा है तो उसको एक तबराक दे दोगे, यार वो अच्छा से बात कर रहा था, आप भी उससे अच्छा से पेश आओ। कोई जैसे ही बाहर गया 2 फेंट मार दिया तुमको, छोड़ दोगे उसको, मार के थूड़ दो धर के। वही बात यहां पर है, ये वेव पल्स गया, रिंग को जैसे बोल रहा है वैसे ऑसिलेट कर रहा है। तो तुम बाहर जाओगे, किसी को कहोगे, जैसे कहोगे वैसे सुन जाएगा तो उसको मानना शुरू कर दोगे। अरे भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग तो वो काम कर ही रहा है, तो जैसे कहेगा वैसे ही सुन गया तो नहीं पिटाएगा। जब नहीं पिटाएगा तो क्या होगा, हेड नीचा हो जाएगा कि हेड ऊपर रहेगा, हेड सीना तान करके चलेगा, है नहीं, सीना तान करके चलेगा, तो हेड ऊपर ही रह जाएगा। मतलब ये टकराएगा यहां पर तो इन्वर्ट नहीं करेगा। जब इन्वर्ट नहीं करेगा तो फिर ऊपर ऊपर ही जाएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर गया, ऊपर ऊपर लौट आया। तो देखो जैसे ही पहुंचेगा तो दोबारा शेप गेन हुआ कि नहीं, तो कितने टाइम के बाद, तो ये 20 गया, 20 आने में जो टाइम लगा होगा वही टाइम टेकन हो गया। ये कौन बड़ी बात है, तो टाइम टेकन हो गया, 20 गया 20 आया, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना था जी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सी दे दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर में करो तो जी, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नहीं, यहाँ 0.2 पुट कर दो, सेंटीमीटर में छोड़ देता है, ये सेंटीमीटर 20 + 20 कर देते हैं, 0.4 बाई मतलब 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में दोबारा शेप गेन कर लेगा। बोलो क्लियर है? चलो आगे देखो क्या करता है। बी में देखो क्या करता है, द शेप ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस पेरियोडिकली। हाँ भाई चेंज तो करेगा पेरियोडिकली विथ टाइम, फाइंड दिस टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, चलो पेरियोडिकली चेंज कर रहा है कि नहीं देखता हूं। ये वेव पल्स तो यहां आप जनरेट किया होगा, यहां से ऐसे गया होगा, फिर आएगा टकराएगा, यहां पर टकराएगा तो देखो इधर ऊपर ऊपर गया होगा, फिर ऊपर ऊपर आया होगा, तो जाने में कितना, टोटल लेंथ दिया 30, तो जाने में 30, आने में 30, क्लियर। फिर ऊपर ऊपर आएगा तो फिर टकरा के नीचे हो जाएगा, अब नीचे नीचे जाएगा, अब फिर यहां नीचे ही रह जाएगा, तो 30 गया 30 आया, और जैसे यहां आएगा फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं क्लियर। तो एक ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन नहीं बोलो, एक पीरियोडिक मोशन होगा, जैसा था वैसा 30 गया फिर 30 आया, यानी हर एक 30 गया 30 आया, यानी 60 सेंटीमीटर के बाद फिर रिपीट हो रहा है। तो 60 सेंटीमीटर के बाद फिर रिपीट हो रहा है, तो टाइम कितना लग जाएगा, तो t बराबर 30 जाने में 30 आने में, मीटर मिलेगा तो 0.3 0.3, सेंटीमीटर मिलेगा तो इतना, फिर सेंटीमीटर वाला पुट करना होगा, नहीं कितना हो जाएगा 60/20 सेंटीमीटर में लिया था, 3 सेकंड के बाद, यानी टाइम पीरियड जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, क्लियर। अरे मीटर में लगा तो 0.3 + 0.3 है, ये भी मीटर में लेना होता 0.2, फिर बात वही आएगी, क्लियर है। यानी 3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब देखो CR दे ले क्वेश्चन में, और म्यू तो शुरू में ही दिया हुआ था, देख लो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो 0.5 ग्राम को केजी में 10⁻³ और सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻², केजी पर मीटर, क्लियर।
लिख सकते हो ना? तो इसको कितना लिखोगे, ये कैंसल, 0.05 kg पर मीटर। लो, म्यू मालूम, सी मालूम, तो कहता है कि व्हाट इज द टेंशन इन द टी नहीं मालूम, ये बना लो। अभी यार 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको ऐसा यूनिट में मैंने किया तो 0.05 kg पर मीटर, और सी दिया हुआ है, तो निकाल लो। टेंशन पूछ रहा है तो सी बराबर रूट अंडर टी बाई म्यू, एक ही तो अननोन है। सी कितना 0.2 आया है, सबको ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ। म्यू कितना आया है 0.05, स्क्वायर कर दो तो टी बाई स्क्वायर करोगे तो 0.2 इंटू 0.2, यही ना, कितना हो जाएगा, टी बराबर 0.05 इंटू 0.04, कितना हो जाएगा, कितना डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो इधर 2 जीरो बैठाना पड़ेगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी इतना क्या, न्यूटन। क्लियर? इसको 0.002 न्यूटन लिखोगे, नहीं? क्लियर है? चलो आंसर मिलाओ। पंद्रह, ए का 0.02 सेकेंड आया था, सॉरी 16 था जी। ए का 2 सेकेंड, बी का 3 सेकेंड, और सी का, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 0.002 लिखोगे कि नहीं? होगा ना जी, -3 है, मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल, सही है? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, 2 इंटू 10⁻³ वही चीज है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आएगा। क्वेश्चन तो देखने में बहुत भारी भरकम था, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, चुटकी में हो रही है। तो यार इसीलिए मैं बारी बारी बोलता हूं कि यदि आपके पास कंसेप्ट, इसलिए मेरा लेक्चर आप सीरियल नंबर से टोटल एकदम मत दो, मथने के बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन आप बनाओ, हर हाल में आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप क्या करते हो, बिना थ्योरी का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। आप बताओ, ये न पता रहे कि फ्रिक्शन लेस रहने पर वो ओपन इन जैसा काम करेगा, मतलब इन्वर्ट नहीं करेगा, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा यार। इसलिए बारी बारी मैं बोल रहा हूं कि थ्योरी को ग्रिप में लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, धुआं उड़ जाएगा। तो थ्योरी को कमांड करना बहुत जरूरी है। थ्योरी यदि कमांड है, आप दुनिया का कोई क्वेश्चन यार बनाओ, चाहे IIT का हो, यूरोप का हो, SC बर्मा का, सब बनेगा, रीजनिंग खाली सब बनेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।